Students, today we will continue the history chapter, New Kings and Kingdoms. We had already covered most of the chapter and now we proceed to further topics. First topic is administration of the empire, types of land, members of Sabha, Tang dynasty of China in short. Let's start the topic administration of the empire. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य जो एम्पायर था उसमें प्रशासन किस तरह से चलाया जाता था. हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाता था, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर, किसानों की जो सेटलमेंट्स थी उसे उर कहा जाता था. बिकम प्रोस्पर्स विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एग्रीकल्चर के चलते ये उर बहुत प्रोस्पर्स हो गए थे. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू, कुछ ऐसे बड़े विलेजेस थे लार्ज यूनिट्स में जो थे उनको नाडू कहा गया था. द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. नाडू जो थे ये गांव में बहुत सारे काम करते थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया जाएगा, जस्टिस कैसे होगा, टैक्सों को किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, इस तरह से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ये नाडू करते थे. रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलार कास्ट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू under the supervision of central Chola government. The Chola kings have some rich landowners titles like Muvendra a Velan of peasants serving 3 kings. Arer means chief, etc. as maker of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. रिच पीजेंट्स जिनको जो वेलार कास्ट से रिलेटेड थे, रिच पीजेंट्स जो वेलार कास्ट से रिलेटेड थे, ये जो नाडू होते थे उनको सेंट्रल चोला गवर्नमेंट की तरफ से ही सुपरविजन होता था. द चोला किंग जो थे वो रिच लैंडलॉर्ड्स को टाइटल्स देते थे और वो टाइटल्स ऐसे देते थे जैसे मुवेंद्र वेलन का मतलब होता है 3 किंग्स को सर्विस देने वाले पीजेंट्स. अरैयर क्या होते थे, चीफ होते थे, एक तरह से प्रधान होते थे. ये इस तरह के इनको टाइटल्स दिए जाते थे. कुछ ऐसी केंद्र में जो सेंटर था उसमें इनको ऐसे पोस्ट दे दी जाती थी, कुछ ऐसे टाइटल्स दे दी जाते थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे और ये टाइटल्स देने के बाद ही और भी इम्पोर्टेंट बन जाते थे. वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्राह्मदेय. एज द रिजल्ट a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. किस तरह से ब्राह्मण्स को लैंड रिसीव की गई और जो लैंड रिसीव की गई उसको ब्रह्मदेय नाम से जाना गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ द ब्राह्मण सेटलमेंट्स, कि बहुत सारी ब्राह्मण्स की सेटलमेंट्स एमर्ज हो गई कावेरी रिवर और साउथ इंडिया के आसपास. ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स. हरेक ब्रह्मदेव जो थे ये अपनी असेंबली को देखते थे या अपनी सभा को देखते थे. जो इम्पोर्टेंट लैंड होल्डर्स होते थे सिर्फ वही ये काम देख सकते थे. दीज असेंबलीज वर्क वेरी इफेंशियली, ये ऐसे जो असेंबलीज होती थी ये इन्होंने अपने गांव में बहुत अच्छी खासी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी. Their decisions were recorded in detail inscriptions often on the stone walls of temples. और ये जो काम करते थे
इनका रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया था और टेम्पल की वॉल में जो स्टोन लगे होते थे उनके ऊपर भी इनका वर्क लिखा जाता था। Associations of the traders known as the Nagaram also occasionally performed the administrative functions in town. बहुत सारे ऐसे अफसर्स होते थे जो ट्रेडर्स होते थे, उनको नगरम कहा गया था क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होता था टाउन में उनमें बहुत परफॉर्म करते थे। उनका जो कार्य होता था एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिव जो काम होते थे उनको ये अच्छे से करते थे नगरम। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द उत्तरमेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट था चिंगलपुट और उसमें एक जगह थी उत्तरमेरूर। उसमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस जो थे, अभिलेख जो थे, उसमें इनका वर्णन मिला है, इनकी डिटेल्स उसमें पाई गई हैं। सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड कि किस तरह से ये लोग अपनी सभा को ऑर्गेनाइज करते थे। द सभा हैड सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स। जो सभा थी वो अपनी एक सेपरेट कमेटी रखती थी जो इरिगेशन वर्क को देखती थी, गार्डन्स को देखती थी और टेम्पल्स को देखती थी। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ द palm leaf. These tickets were put into a earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. जो मेंबर कमेटी के लिए एलिजिबल होता था उसी का नाम वो रखते थे और उसका नाम पाम लीफ, पाम एक ट्री का नाम होता है जिसकी लीफ थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, उनको एज ए टिकट उसके ऊपर उस एलिजिबल मेंबर का नाम लिख के और अर्थन पोट में डाल देते थे और एक यंग बच्चे को बुला के और उसमें से हर एक कमेटी का एक एक टिकट उस बच्चे से वो निकलवाते रहते थे जिससे उस सभा के मेंबर का, कमेटी के मेंबर का सिलेक्शन करते थे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Tang dynasty of China. In short, in China, an empire was established under the Tang dynasty. चाइना में टांग डायनेस्टी जो थी उस एम्पायर में इस्टेब्लिश की गई थी, विच रिमेन्ड इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स फ्रॉम द 7th to the 10th सेंचुरी। और इस टांग डायनेस्टी ने 300 ईयर्स तक अपनी पावर बनाए रखी थी। उन्होंने 7th से लगा के और 10th सेंचुरी तक अपनी पावर रखी थी, इतने तक शासन किया था उन्होंने। इट्स कैपिटल सियान, जो टांग डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल थी सियान। वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी थी उस टाइम की। विजिटेड बाय तुर्क्स, ईरानीज, इंडियंस, जापानीज और कोरियंस। उस सिटी में जो सियान कैपिटल थी उसमें तुर्क्स, ईरानी, इंडियंस, जापानीज और कोरियन ये सभी लोग विजिट करने आते थे। जो तांगजू डायनेस्टी थी उसमें एग्जामिनेशन के हिसाब से ही एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेंबर्स रहते थे उसका सिलेक्शन किया जाता था और उसमें जिस भी आदमी की इच्छा होती थी, जिसकी इच्छा होती थी एग्जामिनेशन के बेस पे उसको ले लिया जाता था। और ये जो सिस्टम था सिलेक्टिंग ऑफिसर्स का जो सिस्टम था ये 1911 तक कंटिन्यू चलता रहा था। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लैंड। कुछ डिफरेंट टाइप्स की लैंड थी जो उस टाइम पे जैसे ब्राह्मण्स को दी गई थी, कोई स्कूल के लिए दी गई थी, कोई मंदिर को दी गई थी, कोई जो जैन संस्थाएं जो होती थी उनको दी गई थी। उन सभी लैंड्स को डिफरेंट नेम से जाना जाता था। तो फर्स्ट क्या थी देखो, फर्स्ट था वेलन वगाई। जो वेलन वगाई जो था ये लैंड ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स पीजेंट्स प्रॉपर्टीज। ये किन की लैंड होती थी? जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे
कुछ ऐसे किसान होते थे जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे, उनको ही लैंड दी जाती थी और उन्हीं को ही वेलन वगाई के नाम से जाना जाता था। अगली है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव में लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट में दी जाती थी उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था। अगला है सालाभोग। सालाभोग लैंड थी लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, जो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो लैंड यूज की जाती थी उसको सालाभोग कहा जाता था। नेक्स्ट है देवदान। देवदान और नेक्स्ट है तिरुमटुकनी। ये ऐसी लैंड होती थी जो लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, जो टेम्पल को जो बड़े बड़े रिच फैमिलीज होती थी जो लैंड दान में देती थी उनको कहा जाता था। पल्लीचदम जो था वो लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशंस, जो जैन इंस्टीट्यूशंस जो लैंड डोनेट करते थे उनको कहा जाता था पल्लीचंदम। दिस इज अनदर बॉक्स गिवन इन द बुक इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस। इसमें कुछ ऐसी बातें थी जो एक कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट में कहता है कि मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। एक सभा का मेंबर एक बनने के लिए, एक कमेटी का मेंबर बनने के लिए किसी भी मेंबर के पास उसकी अपनी खुद की लैंड होनी चाहिए और वो लैंड ऐसी होनी चाहिए जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता है। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उसका अपना खुद का घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, वो 35 से 70 ईयर के बीच होनी चाहिए उसकी एज। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, उसको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स होते हैं उसमें अच्छा होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। इफ़ एनीवन हैज़ बीन द मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी। अगर वो 3 साल तक किसी भी कमेटी का मेंबर बन चुका है तो वो अब किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। जो कमेटी का मेंबर बनेगा वो आदमी, वो मेंबर अपना और अपने रिलेटिव्स का अकाउंट सबमिट करे और तभी वो इलेक्शन लड़ सकता था जब उसका और उसके रिलेटिव्स का अकाउंट सबमिट हो चुका होगा। अगर सबमिट नहीं किया है उसने तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, this is enough for the today's lecture. We must go through the chapter once again yourself for better understanding. Tomorrow I will provide PDF which will be available on the school website. Website is www.srikrishnapublicschool.in. Thank you.